सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएल ज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा और आज जो इस वीडियो के अंदर हम हमारे लेबर लॉ चल ही रहा था पीछे, ठीक है, जो इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के हमने बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था, लेकिन अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना है भैया। सब देख लिया हमने, एम्प्लॉयर भिड़ गए, वर्कमैन एम्प्लॉयर भिड़ गए, सब भिड़ गए, लेकिन उसको सॉल्यूशन के लिए कोई है कि चीज़ की नहीं, या फिर कोई अथॉरिटी है कि नहीं, ये जो है इस टॉपिक के अंदर रहेगा। तो फटाफट से देख लेते हैं टाइप ऑफ मशीनरीज, कौन कौन सी मशीनरीज हमारे पास अवेलेबल है। सेक्शन 3 से लेकर 9 तक के बीच में जो है इन मशीनरियों का नाम दिया हुआ है। क्या है भैया सबसे पहली मशीनरी? द वर्क्स कमेटी। सेक्शन 3 कह रहा है कॉन्स्टिट्यूटिंग वर्क्स कमेटी द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन द वर्क कमिटीज। ये जो है नेसेसरी है कंडीशंस, क्या हो सकती हैं? द एस्टेब्लिशमेंट मस्ट बी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 2 के, मतलब इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आना चाहिए वो, ठीक है जी। दूसरा, देयर शुड बी मोर देन 100, वो तो हमने हर जगह पर पीछे पढ़ लिया है कि 100 बंदों से ज़्यादा जो है तुम्हारी 100 और मोर वर्कमैन एम्प्लॉयड इन दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑन द डे ऑफ द ऑर्डर और ड्यूरिंग 12 मंथ प्रीसीडिंग द डे ऑफ द ऑर्डर। या तो जब ऑर्डर हुआ है तब, या फिर जो है प्रीसीडिंग पिछले 12 महीनों के अंदर 100 बंदे जो कम से कम वहाँ पर काम करते होने चाहिए, 100 या उससे ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं कि 101 पे तू नहीं कर पाएगा। तीसरा एसेंशियल क्या है? द ऑर्डर शुड बी इशूड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके थ्रू जो है ऑर्डर होना चाहिए। और चौथा, वर्कमैन शुड बी द वर्कमैन अंडर द सेक्शन 2 का 5, तो वही वर्कमैन की डेफिनेशन, वर्कमैन आना चाहिए, इंडस्ट्री की डेफिनेशन इंडस्ट्री आनी चाहिए, और यहाँ पर जो है 100 से बंदे ज़्यादा होने चाहिए। ये कुछ नेसेसरीज की कंडीशंस हैं टू मेक वर्क्स कमेटी। वर्क्स कमेटी का काम क्या, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क्स कमेटी क्या है? वॉलंटरी नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन। तो अपने आप मिलजुल के यार कोशिश कर लेते, थोड़ा समझौता कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, ये इनका काम हो गया। फंक्शंस ऑफ द वर्क्स कमेटी, क्या काम करती है प्रॉपर? ऑब्जेक्ट तो देख लिया, काम कैसे करेंगे। द टास्क ऑफ द कमेटी इज ओनली टू स्मूथ away frictions that might arise between the workman and the management in day to day work। तो इसका काम यही है कि जो फ्रिक्शन क्रिएट हो गई है वर्कमैन और मैनेजमेंट के बीच में, उस चीज़ को जो है स्मूथ करना, ठीक है जी। सो इट ट्राइज टू सेटल डिफरेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स टू रिमूव कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वर्कमैन एंड द एम्प्लॉयर। तो वही चीज़ हो गई, वो ट्राई करता है इस तरीके से कि वो फ्रिक्शन ही गायब हो जाए या कम हो जाए। Its function have been quite successful in certain cases because firstly it brought cooperation and or cordial relation between the workman and the employer। ये पहले कोशिश करता है कि पहले cooperation हो, मतलब कहते हैं ना कि अरे भाई तू तो मेरा भाई है, अरे तू तो मेरा भाई, तो इस तरीके से कर करके कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, कॉर्डियल रिलेशन को क्रिएट करेंगे, और उसके बाद जो है फिर आगे की कार्रवाई कराते हैं ये लोग, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा वर्क्स कमेटी। सेकंड क्या करा ये? Secondly, the management was sympathetic, especially in encouraging the worker to put forward grievance। उसके बाद वो ये जो वर्क्स कमेटी है ये कोशिश करती है भाई वर्कमैन को कि भाई तू बता यार, तू पहले भड़ास निकाल ले अपनी कि देखो क्या दिक्कत है, ठीक है। जो उनको कहती है कि पुट फॉरवर्ड द ग्रीवेंस एंड सजेशन, जो भी तुम्हारी ग्रीवेंस है, जो भी तुम्हारी सजेशन है, तुम पुट फॉरवर्ड करो, मुंह में लेके मत बैठो, ठीक है जी। फिर थर्डली द वर्कमैन हैव बीन एजुकेटेड एंड लास्टली देयर वर मॉडल रूल्स एंड बाय लॉज। तो वही चीज़ें उनको एजुकेट करा जाता है, और फिर आखिरी में तो मॉडल रूल्स बाय लॉज को जो है फॉलो सबको करना ही पड़ता है। तो ये हो गया हमारा पहला वर्क्स कमेटी। दूसरा आता है कंसिलिएशन ऑफिसर। ये क्या भैया? कहता कुछ नहीं है, सेक्शन 4 कह रहा है गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट कंसिलिएशन ऑफिसर, ऑफिसर या ऑफिसर्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑफिसर्स एज मैनी पर्सन्स एज इट थिंक्स फिट टू मीडिएट इन एंड प्रमोट सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो गवर्नमेंट जो है कंसिलिएशन ऑफिसर जितने वो चाहे गवर्नमेंट उतने कंसिलिएशन ऑफिसर्स को बिठा सकती है तुम्हारे सामने, ठीक है जी। सो द अपॉइंटमेंट इज टू बी मेड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन लगाई, ठीक है जी। अब बोर्ड, अब ये तो था दूसरा, अब आया था बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। अब कंसिलिएशन ऑफिसर्स हमने देख लिया, गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेगी, सब कर लेगी। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन क्या है, इनकी रचना जो है वो हो सकती है। तो सेक्शन 5 कह रहा है 1 चेयरमैन 2 और 4 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चाहे तो एक चेयरमैन तो रखेगी, प्लस 2 या 4 मेंबर्स और जो है अपॉइंट कर सकती है, ठीक है जी, उसको असिस्ट करने के लिए। The chairman shall be independent person and the other members shall be persons appointed in the equal number to represent the parties to the dispute, and the person appointed to represent the party shall be appointed on the recommendation of that party। तो वही चीज़ हो गई, चेयरमैन तो रहेगा ही इंडिपेंडेंट, लेकिन जो अदर मेंबर्स हैं वो इक्वली मतलब रहने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि एक तरफ वर्कमैन एक तरफ एम्प्लॉय है, चेयरमैन तो बीच में खड़ा है अकेला, उसको तो दोनों साइड की पार्टी है वो इनको 2 दे दिए मेंबर, उनको 1 मेंबर दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2-2 रहे दोनों जगह पर, या 1-1 रहे
तो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है होना चाहिए, और वो पार्टीज भी सहमति होनी चाहिए उन पार्टियों की भी कि हाँ भाई हमें ये बंदा ठीक लग रहा है, हमें ये मेंबर हमारे लिए ठीक लग रहा है, ठीक है जी। और चेयरमैन तो अपना अलग रहेगा। तीसरा आ जाता है हमारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है जी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6 कह रहा है फॉर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर अपीयरिंग टू द कनेक्टेड और रेलिवेंट टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कुछ नहीं कह रहा है, फॉर इनका काम क्या होता है, इंक्वायरी करें कोई भी मैटर की जो रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो किस चीज़ से, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की कॉन्स्टिट्यूशन की रचना क्या है, कह रहे हैं वन और मोर पर्सन एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे थिंक इट फिट्स, ठीक है जी। गवर्नमेंट कहे कि हमें ये बंदा बढ़िया लग रहा है इसके लिए, तो एक बंदा वहाँ पर अपॉइंट कर दिया, और इफ़ टू और मोर पर्सन देन वन शैल बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन। अगर दो या दो से ज़्यादा बंदे अपॉइंट हो रहे हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर, तो एक बंदा उनसे रहेगा प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, और सॉरी चेयरमैन की पोस्ट पे, ठीक है जी। और बाकी जो है बंदे अपने डिवाइड कर दो। तो जनरल में एक ही बंदा अपॉइंट होता है इसके लिए, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें से एक जो है चेयरमैन रहेगा, बाकी जो है अपने मेंबर्स की कैटेगरी में बढ़ जाएंगे। और ड्यूटीज ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की क्या ड्यूटीज है, कहता कुछ नहीं है, कोर्ट इज अंडर द ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू द मैटर्स रेफर्ड टू इट एंड report thereon to the appropriate government ordinarily or within a period of 6 months from the commencement of its inquiry। तो उसका काम है इंक्वायर करना, और जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के पीरियड के अंदर, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इट्स इंक्वायरी, ठीक है जी। सो इट शुड बी इन राइटिंग एंड ड्यूली साइंड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर जो है इट शुड बी द इन राइटिंग, अब ये जो है राइटिंग के अंदर होना चाहिए और ड्यूली साइंड होना चाहिए बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कोर्ट। तो बड़ा आसान हो गया जी, ठीक है। अब जो है इसके अंदर पब्लिकेशन का क्या कंसेप्ट है भाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, पब्लिकेशन में कह रहा है पब्लिश्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीट। जो भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने बताया है गवर्नमेंट को, वो चीज़ जो है 30 दिन के अंदर जो है पब्लिश हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। अब जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा आता है मशीनरी, जो कि सेक्शन भैया क्या हो रहा है यार, सेक्शन 7 लेबर कोड, ठीक है जी। तो लेबर कोड कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर कोड। सबसे पहले देख लेते हैं लेबर कोड के अंदर क्या रचना उसकी रहती है। देखो, एम्पावर्स गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर लेबर कोड्स इन अ स्टेट। तो गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि एक स्टेट में एक या उससे ज़्यादा लेबर कोड वो बना सकती है। 1 पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू बी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है जी। एक बंदा जो उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा, और बाकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें उस बंदे की, तो जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है भैया जी, ठीक है जी। लेबर कोर्ट बहुत ऊंची कोर्ट है भैया, तो मेन रहेंगे इसमें, या तो जज हो हाई कोर्ट का, या मिनिमम 3 साल का जो है डिस्ट्रिक्ट जज हो या एडीजे हो, ठीक है जी। या जुडिशियल ऑफिसर इन इंडिया नॉट लेस देन 7 ईयर्स, ठीक है जी। और इंडियन लीगल सर्विस के अंदर ग्रेड 3 के अंदर जो उसका 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जो है वो यहाँ पर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। किसके अंदर, लेबर कोर्ट के अंदर। फंक्शंस क्या है लेबर कोर्ट के, कहते कुछ नहीं, एडजुडिकेट करेगा अपॉन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है जी, रिलेटिंग टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन सेक्शन और शेड्यूल, सेक्शन 2 या शेड्यूल के अंदर। एप्लीकेशन है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, उसको इंटरप्रिटेट करेगा, उसको अप्लाई करवाएगा, ठीक है जी। विड्रॉ ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन ऑफ प्रिविलेज, कोई भी विड्रॉ करवा सकता है ये प्रिविलेज वगैरह को। इलीगैलिटी और अदरवाइज स्ट्राइक और लॉकआउट के रिलेशन में ये बातचीत कर सकता है कि भाई ये गलत है या ये सही है। द प्रॉपर्टी और इलीगैलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द, किसी भी एम्प्लॉयर ने कोई भी ऑर्डर पास किया अपने वर्कमैन के लिए या कुछ भी अपनी इंडस्ट्री के लिए करा, उस चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते भाई नहीं ये तूने गलत करा है, ये सही करा। केस बस तुमने डालना है लेबर कोर्ट में, मतलब इन्हें इंटीमेट तो करना ही पड़ेगा ना। अब जो है यहाँ पर हमारा सेक्शन 7A आता है, छोटा सा टॉपिक जो कि है ट्रिब्यूनल्स का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, क्या इसकी रचना रहती है ट्रिब्यूनल्स की। कह रहा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल IT, ठीक है जी। और 1 पर्सन अपॉइंटेड विद द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है जी। हु में भी अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट हो सकता है, जज ऑफ द हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एडीजे फॉर 3 ईयर्स, ऑफिसर ऑफ इंडियन लीगल ग्रेड 3 के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस। भाई पीछे सेम एज अबव वाली जो है हिसाब रहेगा, यहाँ पर वही सारी चीज़ें इनकी असेंशियल्स हैं उस अपॉइंट होने की उस एक बंदे की। अब जो है फंक्शंस और ड्यूटीज है ट्रिब्यूनल के, कह कुछ नहीं, क्वासी जुडिशियल नेचर का होता है ये, विद ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस के सारे उसकी के सेम जो है इसकी पावर से रहती है, क्वासी जुडिशियल इसकी जो है काम रहता है। टर्म ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का कोई पीरियड होता है, कोई टर्म होता है क्या, बिल्कुल होता है भाई, 3 साल और अप टू 65 ईयर्स ऑफ विच एवर इज लेस। तो जो भी बंदा इसमें अपॉइंट हुआ है उसकी या तो 3 साल की रहेगी
या फिर अप टू द ईयर्स ऑफ 65 साल का जब वो हो गया, 65 ईयर्स का हो गया, रिटायर करना है भैया, ठीक है, ट्रिब्यूनल खत्म। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब भैया प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डिस्क्वालिफिकेशन, हमने क्वालिफिकेशन तो बहुत पढ़ ली कि भैया जज होना चाहिए, 3 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का ग्रेड 3 में होना चाहिए, सारी चीज़ें कर ली, ADGO। डिस्क्वालिफिकेशन है कोई, बिल्कुल है। कह रहा है ही इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ही इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन और ही इज़ अटेंड द एज ऑफ 65। तो वही चीज़ हो गई जो ऊपर हमने वहाँ पर क्वालिफिकेशन में उसको डिस्क्वालिफिकेशन बना दिया। अब जो है यहाँ पर हमारा लिमिटेशंस ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के जुरिडिक्शन में कुछ लिमिटेशंस है, वो हम फटाफट से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली लिमिटेशन है इम्पोज्ड बाय द एक्ट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लिमिट्स द पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक है जी। दूसरा लिमिटेशन है लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द स्टैट्यूट्स। सो द जनरल रूल इज दैट द ट्रिब्यूनल कैन नॉट मेक एनी अवॉर्ड ऑफ प्रोविजंस ऑफ विच आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ अदर स्टैट्यूट। तो एक जनरल रूल है कि ट्रिब्यूनल उन चीज़ों में उंगलबाजी नहीं कर सकती जो अदर स्टैट्यूट्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं कि इस केस में ऐसे होगा। तो ट्रिब्यूनल ऐसा नहीं कि इस केस में ऐसे नहीं वैसे करते हैं, पॉसिबल नहीं है। लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है जी। सो पावर्स और ड्यूटीज ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है भैया? अब एडजुडिकेट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो एडजुडिकेट करेगा ये कौन से मैटर्स को जिसके अंदर भाई नेशनल इंपॉर्टेंस की बातें हो रही हों या बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो, और नेशनली of any of the nature that dispute are such that industrial establishments situated more than one state are likely to be interested in or affected by it। तो अगर एक से ज़्यादा स्टेट्स में है तो वो उन्हीं में इंटरेस्टेड रहते जो उनको स्टेट को जो अफेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ हमारी रहती है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको भी इसी वीडियो में कवर कर देते हैं, क्यों इसका अलग वीडियो बनाएं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कुछ नहीं है, कहता सेक्शन 25T से 25U तक है। सेक्शन 25T कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में नो एम्प्लॉयर और वर्कमैन और अ ट्रेड यूनियन वेदर रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट और नॉट शैल कमिट एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। सेक्शन 25U का कह रहा है पेनल्टी फॉर कमिटिंग अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस 6 महीने के इम्प्रिजनमेंट या 1000 का फाइन या दोनों, ये जो है इसकी सज़ा हो सकती है अगर कोई भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस तुम करते हो तो, ठीक है जी। इसका डिटेल जो है आप आगे पढ़ सकते हो अपनी जो भी आप किताब में रेफर कर रहे हो, और यहीं पर जो हमारा लेबर लॉ हो जाता है खत्म। तो चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दीजिए, दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि क्यों आप वीडियो को डिसलाइक करें, ताकि उस चीज़ को हम अपने एक इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूँ। कमेंट सेक्शन वीडियो में आप लोगों के लिए तो कोई क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट कमेंट करिए वहाँ पर। डिस्क्रिप्शन भैया खोल के देख लिया करो, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट के मेरे लिंक वहीं पर ही हैं। इंस्टाग्राम का भी वहीं दिया हुआ है और कॉल मी फॉर ऐप का भी वहीं दिया हुआ है। उस ऐप को यूज़ करके आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हो। उस ऐप को इंस्टॉल करो, BBLB ज्ञान सर्च करो या फिर प्रतीक शर्मा सर्च कर दो, मैं आ जाऊँगा वहाँ पर, ठीक है जी। और सब्सक्राइब अगर करा हुआ है, आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं। सब्सक्राइब नहीं करा कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुँच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू बी पहले प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर, कोरोना से बच के।